हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं शब्द भेद। इससे पहले भी हम दो तीन टॉपिक कर चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं शब्द भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द भेद। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे और जितनी भी परिभाषाएं हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द भेद के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे तो शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो वर्णमाला भी मैंने आपको बताई थी, वहां पर भी बताया था कि शब्द होता क्या है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ध्वनि से अक्षर और अक्षर से शब्द बनता है, यानी कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। यानी कि जो हमारे शब्द हैं ये किससे मिलकर बनते हैं, ये अक्षर से। किससे मिलकर बनते हैं, ये अक्षर से। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकरण का आधार, यानी कि जो शब्द होते हैं इनका जो हम वर्गीकरण करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं। तो वो चार तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं। जैसे कि स्रोत के ही आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम उत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर या फिर इतिहास के आधार पर भी हम इसको कह सकते हैं। और ये कितने तरह के होते हैं, देखिए इनमें कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है तत्सम। इसमें सबसे पहले क्या आता है, तत्सम शब्द। उसके बाद आता है इसमें तद्भव, यानी कि फिर आता है देशी या फिर देशज भी बोलते हैं। फिर आता है विदेशी या फिर विदेशज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है संकर। ठीक है। तो ये होते हैं जिनको हम उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं शब्द भेद को। इसके बाद आती है बात रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम जो वर्गीकरण करते हैं शब्द भेद का वो होते हैं तीन। इसको हम बनावट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर देंगे तीन। तो वे कौन कौन से होते हैं, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है शब्द भेद में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, यही है आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखिए तीनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जो ऊपर वाला है तत्सम तत्व, इसको हम अलग से एक पूरी वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन है शब्द भेद और उसका वर्गीकरण हम देखेंगे। उसके बाद उदाहरण देखेंगे कौन से शब्द भेद के अंदर कौन से आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो रूढ़ होता है, तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ का मतलब आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना, बड़े बड़ा रूढ़ आदमी है, यानी कि अपना जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। इसके इसके कितने भी आप खंड कर लो उतने खंड हो जाएंगे। जैसे कि चावल, अब आप चावल के कितने भी खंड कर लो उतने खंड हो जाएंगे, यानी कि इसके सार्थक खंड नहीं होते, इसके निरर्थक खंड होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम रूढ़ बोलते हैं। और जैसे चावल को आप तोड़ सकते हैं चार जमा अव्वल, या फिर आप तोड़ सकते हैं चाव जमा अल्ल, यानी कि निरर्थक इसके खंड हो सकते हैं। उसके बाद आता है यौगिक। तो यौगिक में नाम में ही इसका छिपा है, योग से बने होते हैं। तो यौगिक शब्द वे होते हैं जो किसी के योग से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय यानी कि विद्या जमा आल्य, विद्या और आल्य से ये मिलकर बना है, दो अलग अलग शब्द हैं। तो इनको हम क्या बोल देंगे, यौगिक। और तीसरा जो शब्द है योग रूढ़, इसमें दोनों का आपका कॉम्बिनेशन है, योग से भी बनते हैं और ये रूढ़ भी होते हैं। पहले वाले जो दो हैं रूढ़ और यौगिक, इन दोनों का ये क्या है, मिश्रण है। यानी कि ये योग से भी मिलकर बनते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो क्या होता है, रूढ़ होता है। जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर जो है रूढ़ शब्द है, इसका अपना कोई मतलब है, लेकिन ये मिलकर बना है। पीताम्बर जो है पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला वस्त्र जिसका है उसको हम क्या बोलते हैं, पीताम्बर। और जैसे जलज, जितने भी बहुवीरी के आपके उदाहरण हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, योग रूढ़ में। ये आपको याद रखना है, बहुवीरी के जितने भी आपके उदाहरण सारे किस में आएंगे, योग रूढ़ में। जब हम उदाहरण देखेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है रूप के आधार पर। रूप या फिर इसको हम बोलते हैं प्रयोग के आधार पर। तो इसके आपके दो होते हैं, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी।
विकारी कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण मूल शब्द में क्या आ जाता है? रूपांतरण हो जाता है, कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी यानी कि ए आगे लग गया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है लिंग, वचन और कारक के कारण। तो ये परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है। जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के कारण मूल शब्द में रूपांतरण हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी की सभी चीजें आपको याद रखनी है। लास्ट जो है आखिरी, वो है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर क्या होता है? एकार्थी यानी कि जिसका एक ही अर्थ होता है, या फिर पर्यायवाची, जिसका एक ही अर्थ होता है। उसके बाद होता है अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ होते हैं। उसके बाद होता है समानार्थी। इसके बाद होता है विपरीत आर्थी। विपरीत आर्थी। तो अर्थ के आधार पर हम इसको चार भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक अर्थ यानी कि एक अर्थ, अनेक अर्थ यानी कि जिसके अनेक अर्थ हो, समान अर्थ यानी कि समान अर्थ वाले, विपरीत अर्थ यानी कि जिसके विपरीत अर्थ होते हैं। तो ये आपका वर्गीकरण था। ठीक है, जितनी भी आपकी परिभाषाएं थी वर्गीकरण में शब्द भेद के, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिए हर एक चीज को जो हमने पढ़ा यहाँ पर उदाहरण के साथ हम समझते हैं क्या है। पहला प्रश्न है क्या है? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का तो प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो भाई संस्कृत के ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनको हम जब ऐसे का ऐसा यूज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द, या फिर बिगड़ा रूप जो होता है उसको हम बोलते हैं तद्भव। तो स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना, तद्भव। ठीक है, तो संस्कृत के शब्द हमारे कौन से होते हैं? तत् जमा सम से मिलकर ये बनते हैं, यानी कि जो के तो हम जिनको यूज करते हैं तो वो तत्सम, और जो बिगड़ा रूप होता है उनको हम बोलते हैं तद्भव। और जो किसी देश से उपजे हो तो उनको हम बोलते हैं देशज, और जो विदेश से आए हो उनको हम बोलते हैं विदेशज। और विदेशज के अंदर दो तरह के आते हैं, अंग्रेजी और अरबी फारसी के शब्द। ठीक है, इसके अंदर दो तरह के आते हैं, अंग्रेजी और अरबी फारसी के शब्द। ठीक है, तो तत्सम तद्भव जब हम करेंगे अलग से चैप्टर इसके बारे में, वहां पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला है निम्न में से रूढ़ शब्द बताना है कौन सा है। अब देखिए हमने परिभाषा तो पढ़ ली, अब देखिए उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे और भी। तो रूढ़ मैंने आपको क्या बताया था? तो सबसे पहले तो रूढ़ कौन से होते हैं? रचना और बनावट के आधार पर तीन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसी तरह से आपको चार उदाहरण दे देंगे, पूछेंगे रूढ़ शब्द कौन सा है या फिर रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको बताया रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसके सार्थक खंड ना हो, या फिर जितने भी चाहो आप उतने उसके खंड हो सकते हैं। और मेनली ये छोटे शब्द होते हैं। मेनली ये क्या होते हैं? छोटे शब्द होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर इन सभी में से जो रूढ़ शब्द है वो कौन सा है? पशु है। ठीक है, जिसका अपना कोई मतलब होगा। ठीक है, अपना खुद का कोई मतलब होगा। जैसे पशु है, ये किसी का नाम है, अपना कोई अर्थ है इसका, और किसी के ये योग से नहीं मिलकर बना है, और छोटे शब्द हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो रचना देखिए खुद ही इसने बोल दिया, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ हमने क्या किया था? योग रूढ़ यानी कि योग से मिलकर बना है, प्लस उसका अर्थ क्या हो? रूढ़ हो। और जितने भी आपके बहुवीरी के उदाहरण है वो सारे के सारे क्या आएंगे? योग रूढ़ में। अब देखिए, तो इनमें से आपको कौन सा दिख रहा है बहुवीरी का? आपने पढ़ा होगा। तो जलज जो शब्द है ये आपका क्या है? योग से बना है, लेकिन इसका खुद का अपना अर्थ होता है। देखिए जलज क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाला। तो यानी कि वो क्या होता है? कमल। क्या होता है? कमल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ का उदाहरण हो जाएगा जलज। तो यदि आपको कुछ भी ना पता चले तो सिर्फ अपना ये ध्यान रखिए, रूढ़ शब्द वो होंगे जिसका अपना कोई अर्थ होगा, और यौगिक जो होंगे वो योग से मिलकर बने होंगे, और योग रूढ़ जो होंगे योग से मिलकर बने होंगे, और उनका अर्थ भी क्या होगा? विशेष होगा। तो ये याद रखना है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रचना और बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यही आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए रूढ़ शब्द बताना है, तो मलयज, जलज और पंकज ये तीनों एक ही हैं। पर्यायवाची है, बहुवीरी है। तो इनमें से जो बच्चा एक केवल वो क्या हो जाएगा? वैभव। क्या हो जाएगा? वैभव। वैभव का मतलब क्या होता है? दौलत। ठीक है, जिसका अपना कोई मतलब है। रोल। अगला है परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग के
अंतर्गत आता है। तो परीक्षा शब्द कौन सा होता है? तो परीक्षा शब्द आता है तत्सम के अंदर। परीक्षा क्या है? तत्सम के अंतर्गत आता है, और इसका जो तद्भव रूप होता है उसको हम बोलते हैं परख। क्या बोलते हैं? परख बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को सीरीज कैसी लग रही है। इसकी पीडीएफ आपको लेनी है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और यदि आप लोगों ने हमारी हिंदी मैराथन नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखिएगा। उस मैराथन में हमने कंप्लीट हिंदी का सिलेबस एक ही वीडियो में कवर किया है। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट हर एक चीज की बनी हुई है। अगला है मजिस्ट्रेट। जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? तो हमने भी पढ़ा था तत्सम जो शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं। तद्भव होता है इनका बिगड़ा हुआ रूप। देशज होते हैं जो किसी देश से आए हों, और विदेशज वो होते हैं जो किसी विदेश से आए हैं, जैसे अंग्रेजी के और आपके अरबी फारसी के। तो मजिस्ट्रेट आपका क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, यानी कि ये क्या है? विदेशी शब्द है हमारा। क्या है? विदेशी। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज कौन सा? जो किसी देश में उपजा हो। देखिए, अग्नि भी नहीं है, प्रार्थना भी नहीं है, खेत भी नहीं है। तो जो लोटा है ये क्या है? देशी शब्द है, यानी कि किसी देश से ये इसका उत्पन्न हुआ है ये शब्द। तो 8वें का क्या हो जाएगा? लोटा। आगे चलते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अब देखिए, जो शब्द स्वतंत्र सत्ता धारण करते हैं, यानी कि जिनका अपना कोई मतलब होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? रूढ़। और यौगिक क्या होते हैं? यानी कि योग से मिलकर बने होते हैं। तो यानी कि दो शब्दों के मेल से बने हैं, तो इनका अपना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएंगे? यौगिक। ठीक है। योग रूढ़ क्या है? योग से तो मिलकर बने हैं, लेकिन इनका अर्थ भी क्या होता है? विशेष होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर यहाँ पर यौगिक शब्द होते हैं जिनकी सत्ता जो होती है स्वतंत्र नहीं होती है। अगला है निम्न में से यौगिक शब्द बताना है कौन सा है? तो अब देखिए, यौगिक शब्द बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। यौगिक नाम में ही है जो योग से मिलकर बने हैं। अब निम्न में से योग से मिलकर कौन सा बना है? विद्यालय, यानी कि विद्या जमा आलय। विद्या का घर दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक। अगला है प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रयोग है, तो हमने दो पढ़े थे, रूप और प्रयोग। रूप और प्रयोग के आधार पर, तो वहां पर हमने पढ़ा था रूप और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, दोबारा से याद करवा दिया हमने। इसके अलावा हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो अब देखिए, रूप की नजर से यानी कि जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, सूक्ष्म अंतर जिनमें होता है, जिनमें बिल्कुल छोटा सा अंतर हो, वो क्या होते हैं? समानार्थी। पर्याय समान जिनके अर्थ होते हैं, जिनमें बिल्कुल थोड़ा सा अंतर हो। देखिए, सूक्ष्म अंतर यानी कि थोड़ा सा अंतर हो, बिल्कुल समान हो, तो नाम से ही पता चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? समानार्थक शब्द हो जाएंगे। तो कुछ बच्चे देखिए यहाँ पर प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर यहाँ पर लगा के आएंगे प्रयोगात्मक, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान रखना, सूक्ष्म अंतर जो व्यक्त करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम समानार्थक शब्द। अगला है यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो पंकज है ये बहुवीरी है। ठीक है, उसके बाद जो दिन है ये भी नहीं होगा। जलज जो है ये भी बहुवीरी यानी कि योगरूढ़ है। तो पाठशाला जो शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक, यानी कि ये किससे मिलकर बना है? पाठ जमा शाला। ठीक है, दो शब्दों के ये मेल से बना है, तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? अब देखिए, जो विभावरी है ये किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तो विभावरी हम किसको बोलते हैं? रात्रि को। किसको बोलते हैं? रात्रि को। तो यानी कि ये किसका है? तत्सम हमारा हो जाएगा शब्द। अगला है योगरूढ़ शब्द बताना है कौन सा है। अब देखिए, योगरूढ़ क्या है? जो योग से मिलकर बना है, लेकिन अर्थ उसका रूढ़ हो, यानी कि कोई विशेष अर्थ हो। अब देखिए, पीला है, योग से मिलकर बना है, नहीं। घुड़सवार भी नहीं। ठीक है। लंबोदर, देखिए जो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, यानी कि श्री गणेश। तो यानी कि ये क्या है? बहुवीरी का उदाहरण है,
जिसका अपना कोई मतलब ना होकर तीसरा जो अर्थ होता है वो यहाँ पर आपको उत्पन्न होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंबोदर बहुव्रीहि का उदाहरण है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग रूढ़। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द बताना है हमें कौन सा है। तो तत्सम देखिए, पड़ोसी भी नहीं है, बहु भी नहीं है, शहीद भी नहीं है। जो गोधुम होता है ना, ये तत्सम का शब्द है, यानी कि गेहूं को हम बोलते हैं गोधुम। तो इसका तद्भव जो रूप है वो क्या हो जाएगा, गेहूं। यानी कि तद्भव यानी कि बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में से गुजरने के कारण जो इसका रूप है वो बदल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। ठीक है। और संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम जो का तो यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम यानी कि गोधुम। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव। अब देखिए आपके हिंदी के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वही प्रश्न हम केवल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। फालतू चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। आप कोई भी प्रश्न देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का उठाकर, तो यदि आपका शब्द भेद आया है तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ही आपका हर बार पूछा गया है। तो आगे पढ़ते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव जो शब्द है वो कौन सा है। तो तद्भव इसमें तो आप देखते ही बता देंगे, जो तद्भव है वो कौन सा है, हमारा मुंह है, जिसको हम बोलते हैं तत्सम। इसका मुख संस्कृत का कौन सा होता है, मुख, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, मुंह। आगे चलते हैं, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए, सार्थक खंड जिसके हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यौगिक। उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक। और जिसके सार्थक खंड न हो, निरर्थक खंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रूढ़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज का मतलब क्या है, जो किसी देश से नहीं उपजा हो। तो निम्न में से कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है। अब देखिए, डिबरी ये भी देश से उपजा है, पगड़ी भी किसी स्पेशल देश से ये आपका उपजा है, डोर भी आपका क्या है, देशज शब्द है जिसका जन्म किसी देश से हुआ है। तो पुष्कर जो शब्द है ये आपका देशज नहीं है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो वे शब्द कौन से होते हैं भाई, तत्सम तो होते हैं संस्कृत के, ठीक है, हमें पता है। तद्भव होते हैं इनका बिगड़ा हुआ रूप। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, यानी जो किसी देश से आए हैं, हम यूज करने लगते हैं लेकिन हमें नहीं पता भी कौन से देश से आया है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, देशी शब्द बोलते हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता चलता। और संकरा शब्द जो वो होते हैं जो दो विभिन्न विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संकरा शब्द। ये भी आपको याद रखना है, दो विभिन्न विभिन्न भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनको जोड़कर हम एक शब्द बना देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संकर। अब आगे चलते हैं, वकील किस भाषा का शब्द है। जो वकील है आपको बताना है कौन सी भाषा का ये शब्द है। जो वकील है भाई ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे आपके जो मेन मैंने आपको बता दिया। तो सबसे इसमें ज्यादा आपको याद रखना है रचना के आधार पर जो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना जो आपका मेन था इस सब चैप्टर में वो हमने करवा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।